हेलो एवरीवन, एक्सेल कंपटीशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई 1 में जो लैंग्वेज पेपर हुआ था 25 अगस्त को शिफ्ट 1 का, उसका कंप्लीट सलूशन देखेंगे। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन हैं, जिसमें 1 से लेकर के 25 तक के इंग्लिश के क्वेश्चन हैं और 26 से लेकर के 100 तक हिंदी के, 26 से लेकर के 100 तक बंगाली और 26 से लेकर के 100 तक उर्दू। तो जिसने भी हिंदी, बंगाली या उर्दू लिया है उसे इन तीनों में से किसी एक को चूज करके सॉल्व करना है। मैं इस वीडियो में सिर्फ हिंदी का कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बंगाली और उर्दू नहीं आती है। तो हमारा जो क्वेश्चन होगा 25 क्वेश्चन इंग्लिश का और बाकी के 75 क्वेश्चन जो होंगे वो हिंदी के होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पार्ट है इंग्लिश लैंग्वेज का, जिसमें 1 से लेकर के 25 तक के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 के लिए हमें फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए, एन और दे, यानी आर्टिकल के लिए ये प्रश्न है जिसमें हमें ए एन का प्रयोग करके उसको भरना है। पहला प्रश्न है, योर ब्रदर इज अपॉइंटेड एज डैश एसडीओ। तो एक चीज़ ध्यान देना है कि आर्टिकल ए और एन का प्रयोग शब्द के उच्चारण के आधार पर होता है, न कि उसकी स्पेलिंग के आधार पर। तो जब हम एसडीओ बोलते हैं तो उस समय जो हम एक्चुअल में लिखते हैं वो ऐसे एस डी ओ, हिंदी में अगर लिखना हो तो आपको एस डी ओ ऐसे लिखेंगे आप। तो यहाँ पहला अक्षर जो एस है ये ई से शुरू होता है, जो कि एक भावेल है। तो नियमानुसार भावेल साउंड से शुरू होने वाले सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए यानी एन का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा आंसर, यहाँ पे हो जाएगा एन। तो योर ब्रदर इज अपॉइंटेड एज एन एसडीओ, तो ऑप्शन हो गया हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ आई कांट मूव दिस डेस्क विल यू गिव इट डैश पुश। तो इस वाक्य में गिव इट अ पुश एक प्रचलित इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है, जिसे अंग्रेजी मुहावरा बोल सकते हैं, जिसका अर्थ होता है धक्का देना। यहाँ पुश का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के रूप में हुआ है। तो इसका जो उच्चारण व्यंजन होगा, कॉन्सोनेंट जो साउंड होगा वो प से शुरू होता है, इसलिए इसके पहले हम अनिश्चित आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। जैसे कि इससे रिलेटेड और भी चीज़ें आप याद रख सकते हैं, जैसे गिव और ट्राई। गिव और ट्राई का मतलब कोशिश करना। टेक अ ब्रेक, टेक अ ब्रेक का मतलब आराम करना। हैव अ बाथ, इसका मतलब स्नान करना। मेक अ नॉइज़, शोर मचाना इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिंग डैश बुक आई गेव यू यस्टरडे। तो यहाँ किसी भी आम किताब की बात नहीं हो रही है, बल्कि एक विशेष किताब की बात हो रही है कि वह किताब जो मैंने तुम्हें कल दी थी। तो जब किसी संज्ञा को वाक्य में किसी क्लॉज या विशेषण द्वारा निश्चित या विशेष बना दिया जाता है तो उसके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ब्रिंग द बुक, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। एक नियम याद रखना है कि जब भी नाउन प्लस रिलेटिव क्लॉज का नियम कहता है कि जब भी नाउन के बाद गेव यू, यू वांट, विच इज ऑन द टेबल जैसा वाक्य अगर यदि जुड़ा हो तो वह नाउन डिफिनिट हो जाता है, निश्चित हो जाता है। उदाहरण के लिए यदि आपको एक नया सेंटेंस देना हो तो दिस इज डैश पेन विच आई लॉस्ट यस्टरडे। तो यहाँ पे डैश के जगह पे क्या होगा, द होगा। दिस इज द पेन विच आई लॉस्ट यस्टरडे। क्वेश्चन है, आनंद वेंट टू द डॉक्टर बिकॉज ही हैड डैश ईयर इन्फेक्शन। तो इसका क्या होगा, तो देखिए यहाँ आनंद को कान का ईयर इन्फेक्शन मतलब कान का संक्रमण हुआ है। तो ईयर शब्द का उच्चारण ई ईयर ऐसे होता है, जो एक भावेल साउंड है। ये ई जो है ई से शुरू हो रहा है, तो ये क्या है, एक वावेल साउंड है। तो और इन्फेक्शन जो है एक काउंटेबल बीमारी है, बीमारी के लक्षण के रूप में प्रयुक्त होता है। तो चूंकि भावेल साउंड है इसलिए इसके पहले हम क्या प्रयोग करेंगे, एन प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। यदि केवल इन्फेक्शन होता तो भी हम एन का प्रयोग करते। अगर मान लीजिए ईयर नहीं है और बोलता आनंद वेंट टू द डॉक्टर बिकॉज ही हैड इन्फेक्शन, तो एन इन्फेक्शन होता, क्योंकि ये भी ई से शुरू हो रहा है इन्फेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही इज परसुइंग एमए फ्रॉम डैश यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी शब्द भले ही यहाँ अंग्रेजी के भावेल यू से शुरू हो रहा है, लेकिन इसका उच्चारण यू से ऐसे होता है, यूनिवर्सिटी। एक्चुअल में यू
यूनिवर्सिटी ऐसा प्रोनाउंस है। तो ये यू है और यू क्या है, भावेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, ये व्यंजन है। तो इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा आंसर, ए यूनिवर्सिटी। ही इज परस्यूइंग एमए फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्शन 6 to 10 के लिए चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ ए प्लांट। तो पूछ रहा है कि पौधे के मुख्य भाग में मतलब पौधे का कौन सा हिस्सा नहीं है हमारे दिए गए ऑप्शन में से। तो जो प्लांट का मुख्य भाग है वो रूट है, स्टेम है, लीव्स है, ब्रांच है, फ्लावर्स है, फ्रूट्स है। मतलब जड़, तना, पत्ती, शाखा, फूल और फल शामिल होते हैं। पक्षी और जानवर जीवों की श्रेणी में आते हैं, वे पौधे का हिस्सा नहीं है। इसलिए हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा कि बर्ड्स एंड एनिमल्स आर नॉट ए पार्ट ऑफ प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग यू डू नॉट यूज इन ए कंप्यूटर। तो आप कंप्यूटर में किस चीज़ का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो देखिए हार्ड ड्राइव होता है कंप्यूटर का, यह मुख्य स्टोरेज डिवाइस है। कीबोर्ड भी होता है, इनपुट डिवाइस है ये। टूथब्रश नहीं होता है, ये उपयोग दांत साफ करने के लिए होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इनपुट डिवाइस में क्या क्या आता है, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। और आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। और हार्ड ड्राइव क्या है, तो ये एक स्टोरेज डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट अमोंग द फॉलोइंग अ लेडी डज नॉट यूज इन किचन। तो पूछ रहा है कि दिए गए में से ऐसा कौन सा चीज़ है जो एक महिला अपने किचन में यानी रसोई में प्रयोग नहीं करती है। तो यहाँ पे देखिए ओवन क्या होता है, इंडक्शन क्या होता है, ये सब रसोई में खाना पकाने या गर्म करने का उपकरण है। ओवन में खाना गर्म करते हैं, पकाते भी हैं, और इंडक्शन से भी खाना पकाते हैं। जबकि ड्रायर क्या है, तो ये हेयर ड्रायर की तरह है, ये बाल को सुखाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो कि आम तौर पर ड्रेसिंग रूम या बाथरूम में उपयोग होता है, रसोई में नहीं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए विच वन इज़ नॉट अलाउड इन एन एग्जामिनेशन। इसमें से कौन सा चीज़ है जो परीक्षा में अलाउ नहीं है। तो देखिए मोबाइल फ़ोन, ईयरफोन और बुक, ये तीनों ही अलाउ नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा मोर देन वन ऑफ दी अबव। हालांकि कुछ एग्जाम में बुक अलाउ होता है, बट स्पेसिफिक बुक ही होता है। जनरली हम मान के चलेंगे कि बुक अलाउ नहीं होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन अ हॉस्पिटल। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, टेलीस्कोप। तो हॉस्पिटल में नर्स, ऑपरेशन थिएटर आवश्यक रूप से पाए जाते हैं, जबकि जो टेलीस्कोप यानी दूरबीन है यह उपयोग खगोलविदों द्वारा अंतरिक्ष और तारों को देखने के लिए किया जाता है। अस्पताल में सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। अगर टेलीस्कोप की जगह पे माइक्रोस्कोप दिया तब सही मान सकते थे और ऑप्शन डी क्लिक कर देते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 से 15 के लिए कंप्लीट द सेंटेंसेस गिवन बिलो यूजिंग द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। द पर्सन हु राइट्स अ बुक इज नोन एज इट्स। तो क्या होगा, इट्स ऑथर होगा। तो जो व्यक्ति पुस्तक लिखता है उसे ऑथर यानी कि लेखक कहते हैं। ऑथर का मतलब क्या होता है, लेखक कहते हैं। तो पुस्तक को पढ़ने वालों को रीडर यानी कि हिंदी में पाठक बोलते हैं, और जो पुस्तक को छापते हैं उसको पब्लिशर बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रकाशक। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इफ़ टुडे इज़ वेडनेसडे, डे आफ्टर टुमारो विल बी। कह रहा है कि यदि आज बुधवार है, समझिए यहाँ पे ये रीजनिंग का प्रश्न हो गया, ऐसा समझ सकते हैं आप। ये यदि आप आज बुधवार है तो डे आफ्टर टुमारो यानी कल के बाद, यानी यहाँ पे जो लाइन है यहाँ पे क्या होगा। तो बुधवार के बाद क्या आता है, बृहस्पतिवार आता है, और बृहस्पतिवार के बाद क्या आता है, शुक्रवार आता है। शुक्रवार को इंग्लिश में बोलते हैं फ्राइडे। तो फ्राइडे ऑप्शन में हमारा है नहीं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ दी एबव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वी मस्ट डैश ट्रैफिक सिग्नल्स। तो आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नॉट ब्रेक। वी मस्ट नॉट ब्रेक ट्रैफिक सिग्नल्स। यातायात के नियमों और सिग्नलों का पालन करना हमारा कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी है। तो वाक्य का सही अर्थ तभी निकलेगा जब हम कहें कि हमें ट्रैफिक सिग्नल नहीं तोड़ना चाहिए। वी मस्ट नॉट ब्रेक ट्रैफिक सिग्नल्स। तो हमारा आंसर हो जाएगा सही। अगर मस्ट की जगह पे सिर्फ ब्रेक लगाते वी मस्ट ब्रेक ट्रैफिक सिग्नल्स, इसका मतलब है कि हमें ट्रैफिक सिग्नल्स जरूर तोड़ना चाहिए। तो ये गलत हो जाएगा, नॉट फॉलो ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इफ़ टुडे इज़ द 12th of December, द नेक्स्ट मंथ विल बी। तो कह रहा है कि यदि आज 12 दिसंबर है तो अगले महीने
क्या होगा? तो अगले महीने जनवरी आता है दिसंबर के बाद, सीधा सा इसका है। साल का आखिरी 12वां महीना दिसंबर होता है, तो दिसंबर के ठीक बाद अगला महीना जो है वो जनवरी होता है। ध्यान रखना है कि यहाँ पे सिर्फ नेक्स्ट पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मंथ कैन हैव डैश डेज, तो इसका आंसर क्या होगा? प्रश्न कह रहा है कि एक मंथ में कितने दिन होते हैं, कितने दिन हो सकते हैं। तो एक मंथ में देखिए 28 दिन हो सकते हैं, यदि लीप ईयर नहीं है 29 दिन भी हो सकते हैं फरवरी का, यदि लीप ईयर है 30 दिन भी हो सकते हैं, 31 दिन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? मोर देन वन ऑफ दी अबव, तो ऑप्शन हो गया हमारा डी। तो फरवरी में 28 और 29 दिन होते हैं, विकल्प ए सही हो जाएगा। अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर में 30 दिन होते हैं, तो विकल्प बी भी सही हो जाएगा। फिर जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर में 31 दिन होते हैं, तो हमारा विकल्प सी भी सही हो जाएगा, इसलिए मोर देन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16 से 20 के लिए दिशा निर्देश दिया हुआ है हमें कि चूज द करेक्ट आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला है डॉटर्स डॉटर, तो बेटी की बेटी को क्या बोलते हैं? तो बेटी की बेटी को ग्रैंड डॉटर बोलते हैं। तो बेटी की बेटी को हिंदी में पोती या नातिन बोलते हैं और इंग्लिश में ग्रैंड डॉटर कहा जाता है। इसी प्रकार बेटे के बेटे को क्या बोलते हैं? तो ग्रैंड सन बोलते हैं, यानी कि पोता या नाती बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रैंड फादर्स फादर, तो दादा के पिता को क्या बोलेंगे? तो ग्रेट ग्रैंड फादर बोलते हैं। ठीक है, यानी पड़दादा या पड़नाना, ऐसा समझ सकते हैं आप इसको। इंग्लिश में पड़दादा, हिंदी में पड़दादा बोलते हैं। मतलब आपके जो ग्रैंड फादर का मतलब क्या होता है? दादा होता है। और ये क्या है? दादा के पिता, तो दादा के पिता किसको बोलते हैं? परदादा को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मदर्स फादर, माँ के पिता, तो माँ के पिता को क्या कहते हैं? नाना जी कहते हैं। नाना जी को देखिए, नाना जी को कहते हैं मैटरनल ग्रैंडफादर। पैटर्नल ग्रैंडफादर का असली मीनिंग होता है दादाजी, इसका मतलब होता है नाना जी। और ग्रेट ग्रैंडफादर का मतलब होता है परदादा या परदादा जो भी है। तो यहाँ पे माँ का पिता को नाना बोलते हैं और पिता के पिता को दादा बोलते हैं। तो ऑप्शन हो गया हमारा, इसमें बी हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंट्स डॉटर, यानी आंट मतलब चाची समझ सकते हैं, यहाँ पे मौसी भी हो सकता है, मामी भी हो सकता है। आंट का मतलब बहुत कुछ हो सकता है। तो चाची, मामी, मौसी या बुआ की बेटी हमारी कजिन लगती है। कजिन, यहाँ पे कजन दिया नहीं है। कजिन का मतलब होता है COUSIN, कजिन का मतलब होता है चचेरी या फिर ममेरी या फिर मौसेरी या फिर फुफेरी, बहन को कजन बोलते हैं। तो दिए गए विकल्प में आप मदर देखिए, ये तो गलत है। बी ग्रैंड मदर है, माँ, नानी, दादी या नीस, नीस मतलब भांजी या भतीजी को बोला जाता है। तो यहाँ पे कजिन नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? नॉन ऑफ दी एबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मदर्स एंड फादर्स चिल्ड्रेन, माँ के और पिता के बच्चों को क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग 3 भाई हैं, 2 भाई हैं आप और 1 बहन है आपकी, तो इसमें से 1 भाई आप खुद को निकाल लीजिए, तो क्या बचा? 1 भाई बचा और 1 बहन बचा। यदि आपको बोलना हो कि ये दोनों कौन हैं, तो आप बोलेंगे कि आपके माता पिता के बेटे हैं, बच्चे हैं। चिल्ड्रन मतलब बच्चे हैं। तो 1 भाई और 1 बहन आपके क्या हैं? वास्तव में बहन और भाई हैं, और ऐसे बोला जाए स्लैंग में तो ये आपके माता पिता के बच्चे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 से 25 के लिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द गिवन पैसेज दिया है और इस पर हमें 5 क्वेश्चन दिया है, हमें उसे सॉल्व करना है। तो देखिए मैं पैसेज का आपको सार बता देता हूँ। वंस अपॉन ए टाइम अ हंटर केम टू अ फॉरेस्ट, एक समय की बात है, एक शिकारी जंगल में आया। इट वाज समर, गर्मी का दिन था। एंड वाटर वाज स्केर्स, पानी की कमी थी। मैनी ऑफ द एनिमल्स हैड डाइड ऑफ थर्स्ट, बहुत सारे जानवर प्यास की वजह से मर गए। द हंटर किल्ड अ डियर, शिकारी ने एक हिरण मारा। एंड टूक इट बैक टू हिज हाउस, और इसे अपने घर ले गया। द फॉरेस्ट गॉड, यानी जंगल के देवता, वाज वेरी सैड, बहुत दुखी थे। बिकॉज, क्योंकि ही कुड नॉट प्रोटेक्ट हिज एनिमल्स, क्योंकि वो अपने जानवरों की सुरक्षा नहीं कर सके। ही प्रेड टू द रेन गॉड, उन्होंने प्रार्थना की वर्षा के देवता से। एंड द मानसून अराइव्ड, और इस तरीके से मानसून पहुंच गया। द एनिमल्स कुड ब्रीड अगेन,
एनिमल्स फिर से प्रजनन कर सके, बिकॉज देयर वाज ए इनफ टू ईट एंड ड्रिंक, क्योंकि उसके बाद बहुत सारे इनफ मतलब पर्याप्त खाने के लिए और पीने के लिए था। शॉर्ट में मैंने बता दिया। प्रश्न कह रहा है कि whom did the forest god pray, तो यहाँ पे आप देखिए ही प्रेड गॉड टू द रेन गॉड, यानी उसने जो ईश्वर के देवता है उनसे प्रार्थना की है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा 21 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फॉरेस्ट गॉड वाज वेरी डैश दैट ही कुड नॉट प्रोटेक्ट हिज एनिमल्स, तो यहाँ पे लिखा है द फॉरेस्ट गॉड वाज वेरी सैड बिकॉज ही कुड नॉट प्रोटेक्ट हिज एनिमल्स, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच सीजन डिड द एनिमल्स हैव इनफ टू ईट एंड ड्रिंक, तो यहाँ पे देखिए मानसून जब आया तो द एनिमल्स कुड ब्रीड अगेन बिकॉज देयर वाज इनफ टू ईट एंड ड्रिंक, तो किस सीजन में, मानसून सीजन में, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा 23 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द हंटर केम टू द फॉरेस्ट इट वाज, तो जब जंगल में शिकारी आया तो उस समय क्या था, तो उस समय गर्मी का समय था, ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा है कि वंस अपॉन ए टाइम ए हंटर केम टू द फॉरेस्ट इट वाज समर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु किल्ड द डियर, हिरण को किसने मारा, तो यहाँ पे लिखा है द हंटर किल्ड डियर, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, ए हंटर किल्ड द डियर। तो यहाँ पे हमारा इंग्लिश पार्ट खत्म होता है। अब पार्ट 2 जिसमें हिंदी लैंग्वेज है 26 से लेकर के 100 तक के, तो इसे सॉल्व करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अवयव नहीं है, तो देखिए अवयव बोलते किसको हैं, तो अवयव का मतलब होता है अविकारी शब्द, वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन या विकार नहीं होता है। अवयव का ऐसा मतलब समझ लीजिए, एक बार दिमाग में बैठ जाएगा तो याद हो जाएगा। अविकारी, अविकारी का मतलब जिसमें कोई परिवर्तन ही ना हो। उदाहरण के लिए आज, भीतर, धीरे, किंतु, तो यहाँ पे आज और भीतर अवयव शब्द हैं, जबकि जूता जो है यहाँ पे दिया है जो, ये एक संज्ञा है। कैसा संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, जिसका वचन बदलने पर जूते हो जाते हैं। जैसे वहाँ पे 2 जूते हैं और यह एक जूता है, ठीक है, तो इसका जो वचन है, लिंग है, बदल रहा है। बट अवयव का मतलब क्या होता है, जो अविकारी होते हैं, जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन या विकार नहीं आता है। तो आज में कोई परिवर्तन इसमें नहीं आएगा, भीतर में भी नहीं आता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ये अवयव नहीं है। आज और भीतर क्या है, अवयव है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत किसके प्रकार हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। तो उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर को 3 भाग में बांटा गया है। किस आधार पर, तो उच्चारण में लगने वाले समय, उच्चारण में लगने वाला समय के आधार पर कौन कौन सा है, पहला है ह्रस्व, दूसरा है दीर्घ, चौथा है प्लुत। तो हर्ष में क्या है, तो जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उसको बोलते हैं ह्रस्व स्वर, जैसे कि अ, छोटा ई, छोटी, छोटा ऊ और री। तो ये क्या है, ये हर्ष स्वर है। दीर्घ स्वर मतलब जिनके उच्चारण में हर्ष से दुगना समय लगे, जैसे कि आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ और औ, ठीक है। और प्लुत किसको बोलते हैं, तो जिनके उच्चारण में तिगुना समय लगे, जैसे कि ओम, ओम ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ओम, और सुनो, ओ, ऐसा करके है, इसे प्लुत बोलते हैं। तो हिंदी में स्वर की जो संख्या होती है वो 4 होती है, दीर्घ की संख्या जो होती है 7 होती है, और जो प्लुत स्वर का प्रयोग है वो अधिकतर वैदिक संस्कृत या किसी को पुकारने में होता है, तो ये बहुत ही कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं, तो जिन ध्वनियों का उच्चारण जीभ के तालु से स्पर्श करने पर होता है उन्हें तालव्य ध्वनियाँ कहते हैं। जैसे कि इसके अंतर्गत कौन कौन सा आता है, तो पूरा चवर्ग आता है, चवर्ग मतलब च, छ, ज, झ, इ, च से लेके इ तक, तथा इसमें और आता है ई, छोटी, बड़ी, य और तालव्य श। चूँकि विकल्प में देखिए च, छ और विकल्प बी में ज, झ दोनों ही तालव्य हैं, इसलिए उत्तर जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक।
बाकी ट जो है ये मूर्धन्य है, मूर्धन्य, ठीक है। और ये दोनों क्या है, तालव्य है। इसके लिए देखिए मैं एक ट्रिक, छोटा सा शॉर्ट ट्रिक आप याद कर लीजिए। यहाँ पे क वर्ग, तो क वर्ग किसको बोलते हैं, ये है कंठ, कंठ्य। उसके बाद च जो है, चवर्ग जो है, यह होता है तालव्य, तालव्य ध्वनि है। टवर्ग कौन सा है, तो टवर्ग होता है मूर्धन्य, मूर्धन्य। उसके बाद तवर्ग कौन होता है, तो ये होता है दंत्य। उसके बाद पवर्ग कौन होता है, तो ये होता है ओष्ठ्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम पुरुषवाची शब्द नहीं है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष में बात कहने वाले स्वयं को शामिल करता है, जैसे मैं, हम, मुझको, हमको। जबकि तुम मध्यम पुरुषवाचक शब्द है जिसका प्रयोग सुनने वाले श्रोता के लिए किया जाता है, इसलिए तुम उत्तम पुरुषवाची इसमें नहीं होगा। और वही हमसे पूछ रहा है कि कौन उत्तम पुरुषवाची नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, हमको, मुझको, मैं, हम, ये सब क्या है, उत्तम पुरुषवाची है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, मरुभूमि में कहीं धान उगता है, तो वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है। तो कहीं धान उगता है, क्वेश्चन मार्क है। देखिए ऑप्शन हमारा क्या होगा, वाक्य में आया शब्द कहीं और मरुभूमि में क्रिया के होने के स्थान का बोध करा रहे हैं। जो अवयव शब्द क्रिया के घटित होने का स्थान का बोध कराते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो पूछ रहा है कौन सा क्रिया विशेषण है, तो स्थानवाचक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, क्रिया के साथ कहाँ लगाने पर उत्तर मिला है, तो स्थानवाचक। क्रिया के साथ कब लगाने पर उत्तर मिले, तो कालवाचक। और क्रिया के साथ कैसा और कैसे लगाने पर उत्तर मिले, तो उसे बोलते हैं रीतिवाचक। और यदि क्रिया के साथ कितना लगाने पर उत्तर मिले, तो उसे बोलते हैं परिमाणवाचक, ठीक है। कहाँ यदि है, तो ये है स्थानवाचक, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्थानवाचक। उसके बाद यदि कब पूछ रहा है, तो ये हो गया कालवाचक। उसके बाद यदि कैसा और कैसे पूछ रहा है, तो ये हो गया रीतिवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी लक्षणा की विशेषता है। तो देखिए लक्षणा है क्या आखिर, तो शब्द की मुख्य 3 शक्तियाँ होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी, पहला है अभिधा, अभिधा। दूसरा होता है लक्षणा, और तीसरा होता है व्यंजना। तो जब वाक्य का मुख्य अर्थ यानी कि मुख्यार्थ बाधित होता है, तब किसी अन्य अर्थ यानी लक्ष्यार्थ को ग्रहण किया जाता है। तो लक्षणा के 2 मुख्य आधार या विशेषताएं होती हैं। पहला होता है रूढ़ि, जिसे प्रसिद्धि या परंपरा भी बोलते हैं, और दूसरा होता है प्रयोजन यानी कि विशेष उद्देश्य। तो आप देखिए विकल्प में रूढ़ि का प्रयोग लक्षणा की प्रत्यक्ष विशेषता बता रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो देखिए अभिधा का मतलब क्या है, सीधा साधा अर्थ, जैसे कि गधा चर रहा है, तो यहाँ गधा एक जानवर है। लक्षणा मतलब लक्षणों के आधार पर अर्थ, जैसे कि तुम बिल्कुल गधे हो, तो यहाँ गधे का मतलब मूर्ख से है, जो रूढ़ि या परंपरा के कारण प्रसिद्ध है। तीसरा है व्यंजना, तो संदर्भ के अनुसार हर व्यक्ति के लिए अलग अलग अर्थ होता है। जैसे कि रात के 12 बज गए हैं, तो देखिए रात के 12 बजे का मतलब है कि बहुत से लोगों का वो सोने का समय है, और चोर के लिए चोरी करने का वो समय है, तो व्यंजना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विभाव किसे कहते हैं। तो रस निष्पत्ति के 4 अंग होते हैं, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। रस निष्पत्ति के 4 अंग होते हैं। पहला है अस्थाई भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव, और चौथा होता है संचारी भाव। तो हृदय में सुप्त अवस्था में रहने वाले अस्थाई भावों को जगाने वाला, जो उत्तेजित या उद्दोरक करने वाले कारणों को विभाव बोलते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अस्थाई भाव के उद्बोधक कारक को विभाव बोलते हैं। लड़के ने कुत्ते को मारा, वाक्य में कौन सा कारक है। तो इस वाक्य में 2 मुख्य कारक मौजूद हैं, लड़के ने
में इसमें क्या है, कौन सा कारक है, कर्ता कारक है, विभक्ति ने होता है, और कुत्ते को, तो इसमें कर्म कारक विभक्ति को है। तो इसलिए इस वाक्य में मुख्य रूप से कर्ता और कर्म कारक हैं। तो दिए गया जो विकल्प है उसमें करण और अपादान, संबंध और करण, अधिकरण और करण, तो कर्ता और कर्म का जोड़ा किसी भी विकल्प में नहीं है, इसलिए हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी संक्षिप्ति की विशेषता नहीं है। तो संक्षिप्ति का अर्थ होता है किसी विस्तृत बात या शब्द को छोटा रूप देना। संक्षिप्ति की मुख्य विशेषता यह होती है कि छोटा होने के बावजूद यह अपने आप में पूर्णता रखता है और मूल अर्थ को पूरी तरीके से वहन करता है। तो आप सी को देखिए, यह शब्द अपने आप में पूर्णता नहीं रखता, तो ये इसकी विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाशय शब्द में कौन सी स्वर संधि है। तो महाशय का संधि विच्छेद क्या होगा, महा जोड़ आशय, महाजोड़ आशय। तो यहाँ जो पूर्व पद का अंतिम स्वर है आ है, और उत्तर पद का प्रथम स्वर क्या है, आ है। तो आ और आ मिलके क्या बन रहे हैं, आ बन रहे हैं। तो नियमानुसार जब दो समान स्वर, या तो वो हर्षई हो या फिर दीर्घई, आपस में मिलते हैं तो वे दीर्घ हो जाते हैं, तो जिसे दीर्घ स्वर संधि कहा जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। तो देखिए, दीर्घ संधि पहचान करने की ट्रिक जो ये है कि शब्द के ठीक बीच में हमेशा बड़ी मात्रा दिखाई देगी। जैसे विद्यालय है, विद्यालय, तो देखिए बीच वाला शब्द कौन सा है, विद्या है, इसमें आ की मात्रा है। इसको लिखेंगे यदि आप, विद्या जोड़ आलय, तो ये क्या है, दीर्घ संधि है। उसी तरीके से अगर आप भानु ये भानुद्वय ऐसे लिखते हैं, कैपिटल, ठीक है, और जब संधि विच्छेद करेंगे तो ये होता है भानु जोड़ उदय। ठीक है, तो ये छोटा है, लेकिन बीच में ये वाला जो बीच वाला शब्द है ये बड़ी मात्रा है। तो भानुदय हमारा क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 36 से 40 तक अशुद्ध वाक्य दिया गया है। शुद्ध वाक्य का चयन कर ABCD में से सही विकल्प का चयन करना है। तो हमने जो कहे थे वही सत्य है, इसका शुद्ध वाक्य जो होगा, हमने जो कहा था वही सत्य है, ऑप्शन सी हो जाएगा। मुख्य जो मूल वाक्य है उसमें कहे थे का प्रयोग अशुद्ध है, क्योंकि यहाँ कहा था एक वचन भूतकाल क्रिया का प्रयोग होना चाहिए। वाक्य का शुद्ध रूप होगा हमने जो कहा था वही सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका पत्र धन्यवाद सहित मिला। तो ऑप्शन देखिए, इसका होगा आंसर होगा बी, आपका पत्र मिला धन्यवाद। तो पत्र धन्यवाद सहित मिला या धन्यवाद के साथ मिला, हिंदी व्याकरण की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण और भारी मतलब रिडंडेंट माना जाता है। तो शिष्टाचार के नियम के अनुसार पहले पत्र प्राप्ति की बात कही जाती है और फिर उसके बाद उसके लिए आभार व्यक्त किया जाता है। तो आपका पत्र मिला धन्यवाद, ऐसा हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृपा करके कार्यक्रम में पधारे। तो इसका आंसर क्या होगा, तो मूल वाक्य में कृपया और करके दोनों शब्दों का प्रयोग एक साथ हुआ है, जो कि पुनरुक्ति दोष या एक ही अर्थ के दो शब्द हैं। इसके दो शुद्ध रूप बन सकते हैं। पहला हम देखिए, कृपया कार्यक्रम में पधारे, ये सही है। दूसरा देख, कृपा कर कार्यक्रम में पधारे। तो यहाँ पधारे में अनुस्वार की मामूली मुझे लगता है प्रॉब्लम है। यहाँ अगर ऐसे रहता पधारे तो इसको हम बी को सही मान लेते, लेकिन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ही सही होगा इस हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुझसे बेफिजूल बात मत करो। तो देखिए, फिजूल का शब्द का सही अर्थ क्या होता है, व्यर्थ या फालतू। तो इसके आगे बे उपसर्ग लगाना व्याकरण के अनुसार स्वरथा क्या गलत है, क्योंकि बेफिजूल का उल्टा अर्थ निकल जाता है। शुद्ध वाक्य होना चाहिए, मुझसे फिजूल बात मत करो। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन हो जाएगा मुझसे, इसमें देखिए मुझसे फिजूल बात मत करो, ऑप्शन में करे लिखा है, अगर करो रहता तो ये सही हो जाता। तो हमारा आंसर क्या होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसमें लिखा है मुझसे फिजूल बात मत करें, ये गलत है। मुझसे बेफिजूल गलत है, बेफिजूल गलत है, और ये ए भी गलत है, अगर करो रहता तो सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहारी ने गागर में सागर भर दिया है। तो देखिए, गागर में सागर भरना एक प्रसिद्ध मुहावरा है, जिसका अर्थ है कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कह देना। मूल वाक्य में बिहारी ने गागर में सागर भर दिया है की जो तुलना है, अब विकल्प बी में देखिए कि बिहारी ने गागर में सागर भरा है। तो ये बहुत ही संक्षिप्त, सटीक और व्याकरण सम्मत मुझे लग रहा है। तो बिहारी ने गागर में सागर भरा है, ऑप्शन हमारा बी सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न 41 से 45 तक, निम्नलिखित शब्द किस भाषा का है, हमें ये बताना है। तो बेगम, तो बेगम शब्द मूल रूप से तुर्की भाषा का शब्द है। तो तुर्की दिया नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ई।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिनेमा। तो सिनेमा अंग्रेजी भाषा का शब्द है, इसका इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं सिनेमा। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। सिनेमा में और भी हिंदी में जो यूज होते हैं अंग्रेजी के भाषा, जैसे कि स्टेशन, ये अंग्रेजी है, ठीक है। उसके बाद स्कूल, ये भी अंग्रेजी है। उसके बाद टिकट, ये भी अंग्रेजी है। उसके बाद डॉक्टर, ये भी अंग्रेजी है। पुलिस, ये भी अंग्रेजी है। कंप्यूटर, पेन, बस, ये सब अंग्रेजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्दली। तो अर्दली शब्द वास्तव में अंग्रेजी शब्द ऑर्डरली का अपभ्रंश है, जो हिंदी में आकर अर्दली यानी कि अधिकारी का अनुसेवक या चपरासी बन गया है। तो चूंकि हमारा विकल्प में इंग्लिश दिया नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, अर्दली ऐसे लिखा गया है, ऑर्डरली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तौलिया। तो ये एक पुर्तगाली का शब्द है। पुर्तगाली व्यापारी जब भारत आए तो अपने साथ कई वस्तु और उनके नाम भी लाए, जो हमारी हिंदी का हिस्सा बन चुके हैं। इसी के साथ और भी पुर्तगाली जो शब्द हैं आप याद रख सकते हैं। अलमारी, ये पुर्तगाली शब्द है। बाल्टी, पुर्तगाली शब्द है। साबुन, पुर्तगाली शब्द है। तौलिया, पुर्तगाली शब्द है। चाबी, पुर्तगाली है। फीता, गमला, आलपीन होता है ऐसे। काजू, पुर्तगाली है। आलू शब्द भी पुर्तगाली है। अचार, ये भी पुर्तगाली है। और तंबाकू, ये भी पुर्तगाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रिक्शा। तो ये जापानी शब्द है, ऑप्शन हो जाएगा ए। तो रिक्शा जो है मूल रूप से जापानी भाषा का शब्द है। हालांकि यह हिंदी परीक्षाओं में विदेशज शब्द के अंतर्गत पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो आप ये भी याद रखना है। देखिए जापानी भाषा में रिक्शा हो गया, सायोनारा भी होता है एक, सायोनारा मतलब अलविदा। और चीनी भाषा का भी थोड़ा याद रख लीजिए आप, जैसे होता है चाय, उसके बाद लीची, चीकू और पटाखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 से 50 के लिए दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द जो नहीं हैं उनके लिए इसमें से विकल्प का चयन करना है हमें। तो दुर्जन, तो दुर्जन का अर्थ होता है दुष्ट, खल या बुरा व्यक्ति। तो जो शठ और कपटी दिया है ये दोनों ही दुर्जन के पर्यायवाची शब्द हैं। जबकि कंजूस का अर्थ होता है कृपण या कम खर्च करने वाला, जिसका दुर्जन से कोई सीधा संबंध नहीं है, इसलिए कंजूस दुर्जन का पर्यायवाची नहीं होगा। तो ऑप्शन हो गया सी, हमें वही करना था, शब्द जो नहीं है वो चुनना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है देह। तो देह का मतलब होता है शरीर। तो दिए गए विकल्प में आप देखिए काया, शरीर और तन, ये तीनों का तीनों इसके पर्यायवाची हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्त्री। तो वनिता और कांता ये दोनों ही स्त्री के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि सविता जो है ये सूर्य का पर्यायवाची शब्द है, इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। स्त्री के और भी बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं, याद रख सकते हैं आप, जैसे कि नारी, रमणी, कामिनी, वामा, अबला और महिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजली। तो बिजली का पर्यायवाची तो विद्युत और चंचला दोनों ही बिजली के बहुत ही प्रसिद्ध पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि आभा का अर्थ होता है चमक, प्रकाश या फिर दीप्ति। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्ष्मी। तो लक्ष्मी का देखिए रमा और कमला ये दोनों धन की देवी लक्ष्मी के पर्यायवाची शब्द है, जबकि उमा का अर्थ होता है माता पार्वती। ये माता पार्वती का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 51 से 55 के लिए निम्न वाक्यों में से ऐसी हिंदी का प्रयोग कीजिए जो बोलचाल की भाषा है तथा इनमें से सही विकल्प का चयन करना है। तो परीक्षाएं सन्निकट हैं, तो बोलचाल में हम क्या बोलते हैं कि परीक्षाएं पास में है, तो ऑप्शन हो गया हमारा बी। सन्निकट एक तत्सम और कठिन शब्द है जिसका अर्थ होता है बहुत पास होना। तो आम बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं परीक्षाएं पास हैं या परीक्षाएं नज़दीक हैं, नज़दीक भी देता तो उसको भी टिक कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बरसात में सरिताओं में बाढ़ आ जाती है। तो सरिता का संस्कृत का जो है तत्सम शब्द है जिसे आम बोलचाल में हम बोलते हैं नदी।
तो बरसात में नदियों में बाढ़ आ जाती है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपसे नितांत अपरिचित हूँ। तो नितांत शब्द का अर्थ होता है पूरी तरीके से या बिल्कुल, पूरी तरह से या फिर बिल्कुल। तो आम बोलचाल में इसके लिए बिल्कुल और एकदम दोनों शब्दों का धड़ल्ले से प्रयोग होता है। तो इसका हम लिख सकते हैं कि मैं आपसे बिल्कुल परिचित हूँ, ठीक है। मैं आपसे एकदम मैं आपसे बिल्कुल अपरिचित हूँ, मैं आपसे एकदम अपरिचित हूँ, ये दोनों ही सही होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा इस केस में डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दूरदर्शन की अनेक श्रृंखलाएं प्रसिद्ध हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दूरदर्शन के अनेक धारावाहिक प्रसिद्ध है। तो श्रृंखलाओं को आम बोलचाल भाषा जनमानस में धारावाहिक कहा जाता है, एपिसोड्स। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे अभी 9 धनाढ़ हुए हैं। 9 धनाढ़ का मतलब 2 शब्द से मिलकर बना है, 9 प्लस धनाढ़। 9 मतलब नया, धनाढ़ मतलब अमीर, अर्थात जिसने हाल ही में बहुत सारा धन कमाया हो। तो आम बोलचाल की भाषा में इसे नए अमीर बोल सकते हैं। तो वो अभी नए अमीर हुए हैं, ऐसा बोल सकते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 56 से 60 तक के लिए दिए गए शब्दों के विलोम शब्द चुनकर ए बी सी डी और डी में से सही विकल्प का चयन करना है। पहला दिया है इच्छा, हमें विलोम शब्द चुनना है। तो इसका क्या होगा? ऑप्शन सी होगा अनिच्छा। तो इच्छा शब्द का विलोम अनिच्छा होता है, जिसमें अन उपसर्ग लगाकर विपरीतार्थक शब्द बनाया गया है। उसी तरीके से आदर का अनादर, उचित का अनुचित, आस्था का अनास्था, ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उन्मूलन। तो उन्मूलन का अर्थ होता है जड़ से उखाड़ना या समाप्त करना। तो जैसे अंधविश्वास या गरीबी का उन्मूलन, इसका ठीक विलोम क्या होगा? रोपण। रोपण मतलब स्थापना होता है, जिसका अर्थ होता है पौधे लगाना या स्थापित करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रोपण। अवमूल्यन का अगर पूछ दे आपको विलोम, तो इसका क्या होगा? अधिमूल्यन होगा, अधिमूल्यन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्कश। तो कर्कश का अर्थ होता है कान को चुभने वाली या कठोर आवाज़, जैसे कि कौवे की आवाज़। तो इसके विलोम के रूप में मधुर और कोमल दोनों ही शब्दों का सार्थक इसका अर्थ होगा। हमें क्या चुनना है? विपरीत चुनना है। तो मधुर और कोमल ये दोनों क्या हो जाएंगे? इसके विलोम हो जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंगम। जंगम का अर्थ होता है चलायमान हो, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सके, यानी गतिशील को बोलते हैं जंगम, गतिशील। हमें इसका विपरीत चुनना है। तो विपरीत में क्या होगा? अस्थावर, यानी अस्थाई जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शासक। तो शासक का मतलब होता है शासन करने वाला। तो इसका विलोप जो विपरीत होगा वो होगा शासित, यानी कि जिस पर शासन किया जा रहा हो उसको बोलते हैं शासक। और ये जो पोषक है इसका होगा शोषक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 61 से 65 तक के लिए प्रत्येक वाक्य में एक शब्द रेखांकित है। प्रत्येक के रेखांकित शब्द के लिए हमें ये विकल्प दिए गए, इसके सामने एक विकल्प दिया गया है। इनमें से रेखांकित शब्द के लिए अर्थ की दृष्टि से उपयुक्त विकल्प चुनकर उत्तर पत्रक में हमें चिन्हित करना है, यानी कि पर्यायवाची देखना है। एक लाइन में अगर हम बोले तो, शिशु तेरी अनुपम छवि निहार। तो शिशु अंडरलाइंड है, तो शिशु का अर्थ क्या होता है? बालक होता है। तो ऑप्शन हो गया हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युद्ध निरंतर युद्ध विश्व है। तो युद्ध का क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा संग्राम। और भी युद्ध के महत्वपूर्ण पर्यायवाची आप याद रख सकते हैं। रण जैसे होता है, समर, विग्रह या फिर मोर्चा, ये सब युद्ध के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। तो आज़ादी, तो आज़ादी का क्या होगा? स्वाधीनता। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। आज़ादी जो है एक विदेशज शब्द है, जिसका शुद्ध हिंदी अर्थ होता है स्वाधीनता या स्वतंत्रता होता है। जबकि बी क्या है और सी जो गुलाम या गुलामी, ये इसका पर्यायवाची विलोम हो जाएगा इसका, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसको सुन रिपु के दिल टूटे। तो रिपु का मतलब क्या होता है? तो रिपु का मतलब होता है दुश्मन या शत्रु बोल सकते हैं, दुश्मन या फिर शत्रु। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए जो दिया है शत्रु। और आरी का मतलब क्या होता है? यह मूलतः शब्द जो होता है वो अरी होता है, आरी नहीं होता है, जिसका अर्थ होता है शत्रु।
और आराती जो है ये भी इसका भी अर्थ होता है शत्रु। आराती मतलब शत्रु ही होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सोम सुधा बरसाता, तो सुधा का हमें बताना है। तो सुधा शब्द का अर्थ होता है अमृत। ऑलरेडी ऑप्शन ए दिया है अमृत, और पीयूष का मतलब भी होता है अमृत। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। तो ऑप्शन डी हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 66 से 70 तक के लिए तत्सम शब्दों के लिए 5-5 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर उत्तर पत्रक में चिन्हित करना है। तो एक लाइन में यदि बोलूं तो ये भी पर्यायवाची जैसा ही है। तो खग क्या है? एक तत्सम शब्द है जिसका अर्थ होता है पक्षी। ठीक है, तो क्या होगा? विहग, विहग का मतलब होता है पक्षी, और द्विज का अर्थ भी होता है पक्षी। ठीक है, तो ऑप्शन ए और बी दोनों यानी कि ऑप्शन डी हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणेश। तो गणेश, भगवान गणेश के अनेक नाम हैं, जैसे कि एकदंत, ये उन्हीं का नाम है। जबकि नंदी जो है भगवान शिव के वाहन यानी बैल का नाम है, और नंदन का अर्थ होता है पुत्र या प्रसन्न करने वाला। तो ऑप्शन हमारा इस केस में क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है काक। तो काक संस्कृत का तत्सम शब्द है जिसका अर्थ होता है कौवा। तो हमारा विकल्प जो दिया है काग, ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठग। ठग का मतलब होता है धोखा देने वाला या छल कपट से हड़पने वाला व्यक्ति। तो यहाँ पे जो जालसाज दिया है ये इसका समानार्थी शब्द है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है देह। देह का मतलब क्या होता है? शरीर। देह ये एक संस्कृत का शब्द, संस्कृत में एक शब्द होता है इसके लिए वपु। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। क्षीर का मतलब खीर होता है, दूध होता है, और पय मतलब पानी बोल सकते हैं या दूध बोल सकते हैं, पयस। तो 71 से 75 तक के लिए बोला है कि वाक्य के लिए एक शब्द चुनिए। तो हमें जिसके आने की तिथि ना हो, यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इसको क्या बोलेंगे? जिसके आने की तिथि ना हो उसको बोलते हैं अतिथि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो लज्जा से रहित हो। तो जो लज्जा से रहित हो उसको क्या बोलते हैं? निर्लज और बेशरम बोलते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सिंहासन का अधिकारी हो। तो जो सिंहासन का अधिकारी हो उसे बोलते हैं युवराज। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वर्ष में एक बार होने वाला, तो इसको बोलते हैं वार्षिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो स्वेच्छा से सेवा करे, जो अपनी इच्छा से सेवा करता है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं स्वयं सेवक। सॉरी, ऑप्शन सी होगा, स्वयं बाकी नहीं, ऑप्शन सी स्वयं सेवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 से 80 के लिए कि मुहावरे दिए गए हैं, उसका अर्थ चुनना है। तो अंक भरना। तो अंक भरना या अंक लगाना एक प्रसिद्ध हिंदी मुहावरा है। संस्कृत में अंक का अर्थ होता है लैप यानी कि गोद। तो अंक भरना का अर्थ होगा गले लगाना, आलिंगन करना या स्नेह से लिपट लेना। तो जैसे माँ ने अपने बिछड़े बेटे को देखते ही अंक भर लिया, यानी कि गोद में ले लिया, स्नेह से लिपटा लिया। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आस्तीन का सांप, ये तो सबको पता होगा, इसका अर्थ होता है कपटी मित्र। साथ रहने वाले ऐसा व्यक्ति जो ऊपर से मित्र हो परंतु अंदर से नुकसान पहुंचाने की ताक में हो, उसे हम बोलते हैं आस्तीन का सांप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस खेत की मूली। तो बोलचाल में हम अक्सर कहते हैं तुम किस खेत की मूली हो। इसका अर्थ होता है नगण्य, शक्तिहीन या अधिकारहीन व्यक्ति होना, जिसकी कोई बिसात या औकात ना हो। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? अधिकारहीन हो जाएगा, किस खेत की मूली। हालांकि जो ऑप्शन बी है ये भी उसका निकटतम अर्थ देता है, परंतु प्रशासनिक और व्यवहारिक शब्दावली में यह मुख्य रूप से अधिकार या महत्व न रखने वाले व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है। इसलिए हम इस केस में हम ऑप्शन ए को ही टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है घड़ों पानी पड़ना। तो घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का वास्तविक और शुद्ध अर्थ होता है अत्यंत लज्जित होना, बहुत शर्मिंदा होना। तो जब कोई व्यक्ति किसी गलत काम को करते हुए पकड़ा जाता है तो शर्म के मारे उसके ऊपर घड़ों पानी पड़ जाता है। तो देखिए, विजयी होना, पराजित होना, गर्वित होना, ये तीनों ही इसका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाच नचाना। तो नाच नचाना या उंगलियों पर नचाना मुहावरे का अर्थ होता है किसी को अपनी मर्जी के अनुसार काम करने के लिए मजबूर करना, परेशान करना या तंग करना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए हो जाएगा, तंग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है
81 से 85 के लिए अशुद्ध शब्दों के लिए शुद्ध शब्द हमें चुनना है, यानी वर्तनी वाले ये सवाल हैं। पहला दिया है अनधिकार, तो अनधिकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनधिकार। बोलचाल में लोग अनाधिकार बोल देते हैं, पर वास्तव में ये गलत शब्द है। अन जोड़ अधिकार, तो अनधिकार होता है ये, ठीक है, अनधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है परलौकिक, तो परलौकिक का मतलब क्या होता है? इसका शुद्ध अर्थ क्या होगा? पारलौकिक होगा। पारलौकिक का अर्थ होता है परलोक शब्द में एक प्रत्यय जोड़ने के बाद जो शब्द बना है वो है परलोक, और ये दूसरी दुनिया के इसका अर्थ होता है, इसका मतलब, ठीक है। और अगर आपको एक प्रत्यय जोड़ के बनाना है तो ऐसे बनेगा ये परलोक जोड़ इक, पारलौकिक, पारलौकिक। उसी तरीके से समाज जोड़ इक, तो सामाजिक, सा हो जाता है, सामाजिक, स का सा हो जाता है। उसी तरह इतिहास जोड़ इक, तो हो जाता है ऐतिहासिक, ठीक है। ये सब याद रखना है, एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है। उसी तरह से एक इम्पोर्टेंट है, मैं लिख देता हूँ, उद्योग जोड़ इक, इसका हो जाता है औद्योगिक, औद्योगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चांद, तो चांद का अर्थ क्या होगा? तो मतलब चांद जो है ये तद्भव शब्दों में जहाँ अनुनासिक ध्वनि होती है वहाँ चंद्र बिंदु का प्रयोग होना अनिवार्य होता है। तो चांद में केवल अनुस्वार लगा है जो अशुद्ध है, तो शुद्ध रूप क्या होगा? चांद होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट है सौंदर्यता, तो मूल शब्द सुंदर जो कि विशेषण है, इसमें जब हम य प्रत्यय जोड़ते हैं तो ये बनता है सौंदर्य, ठीक है। वहीं सुंदर में जब हम ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये बनेगा सुंदरता। तो व्याकरण के नियम के अनुसार किसी एक ही शब्द में य और ता प्रत्यय एक साथ नहीं लगाए जा सकते, इसलिए सौंदर्यता एक अत्यंत अशुद्ध शब्द है। इस शुद्ध रूप या तो सौंदर्य होगा या फिर सुंदरता होगा। तो विकल्प में हमारा सौंदर्य दिया है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसाद, तो ये तो ऐसे ही गलत है, ऑप्शन हो जाएगा बी। प्रसाद जो है ये एक तद्भव अशुद्ध रूप है। देवभोग या कृपा के अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शुद्ध तत्सम शब्द प्रसाद होता है, जिसमें प के पैरों में र का यहाँ पे जो रेप दिया है ऐसा लगा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 से 90 के लिए सही प्रकार से चुनना है वाक्यों के अर्थ, मतलब वाक्य के प्रकार हैं दिए गए हैं, हमें बताना है किस प्रकार का वाक्य है। तो उसने कहा कि मैं कल आऊँगी, तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य हो और दूसरा उस पर आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। तो मिश्र वाक्य की सबसे बड़ी पहचान यह है कि यह उपवाक्य आपस में की, जो, क्योंकि, जैसा वैसा, यदि तो आदि योजकों से जुड़े होते हैं। कौन कौन से योजक होते हैं? कि, जो, क्योंकि, जैसा या फिर वैसा, यदि तो। ये योजक इससे जो भी जुड़ा होगा उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए उसने कहा कि की है, तो ये कैसा वाक्य है? ऑप्शन सी हमारा मिश्र वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम जाओ और अपने पिताजी से कहना। तो जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र वाक्य सिंपल वाक्य किसी संयोजक अपव्यय जैसे कि और, संयोजक ये और, एवं, तथा, या, अथवा, परंतु, लेकिन द्वारा जुड़े होते हैं तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। इस वाक्य में तुम जाओ और अपने पिताजी से कहना 2 अलग अलग स्वतंत्र वाक्य हैं और जो और अवयव से जुड़े हैं, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यह चित्र इस दीवार पर असंगत है। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। यह वाक्य सीधा एक साधारण कथन है जिसमें किसी सूचना या तथ्य को होने की सामान्य जानकारी मिलती है। तो ऐसे वाक्यों को विधानवाचक वाक्य या विधिवाचक वाक्य कहा जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। हालांकि यहाँ पे जो असंगत दिया है इससे कुछ लोगों को लगेगा कि ये निषेधवाचक वाक्य है,
तो याद रखना है कि निषेधवाचक वाक्य में न, नहीं या मत का प्रत्यक्ष प्रयोग होना अनिवार्य है। जैसे यह चित्र इस दीवार पर मत लगाओ, क्योंकि मुख्य रूप से यह एक विधानवाचक कथन है, सरल कथन है, और सही अर्थ हमारा क्या होगा, सटीक होगा, जो सी होगा। तो ऑप्शन सी टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे तुम अभी यहीं खड़े हो। तो देखिए इस वाक्य में आश्चर्य या अचरज का भाव प्रकट हो रहा है, साथ ही विस्मयादि बोधक का प्रयोग हुआ है। तो अर्थ के आधार पर इसे हम विस्मय बोधक भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें आश्चर्य का भाव मुख्य है, इसलिए इसे आश्चर्य बोधक भी माना जा सकता है। तो एक से अधिक विकल्प हो जाएंगे, हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम सदा सुखी रहो। तो ये जिस वाक्य से किसी प्रकार की इच्छा, आकांक्षा, आशीर्वाद या शुभकामना का बोध हो उसे इच्छार्थक वाक्य या इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। तो इस वाक्य में सामने वाले को सदा सुखी रहने का आशीर्वाद या शुभकामनाएं दी जा रही हैं, इसलिए यह इच्छार्थक वाक्य हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न 91 से 95 के लिए निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय को पहचान कर सही विकल्प को उत्तर पुस्तिका में चिन्हित करना है। प्रत्यय के बारे में है ये। तो ये शब्द दिया है स्वाधीन, हमें बताना है इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है। तो स्वाधीन शब्द का निर्माण दो सार्थक पदों के मेल से यानी संधि से हुआ है। एक है स्व, जिसका अर्थ होता है अपना, और अधीन का अर्थ होता है आश्रित, अधीन। तो जब दोनों मिलते हैं तो दीर्घ स्वर के नियम से स्वाधीन बनता है, अतः इसे उत्तर पद या प्रत्यय के रूप में अधीन यहाँ पे होगा। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अधीन क्या है, प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भुलौवल। तो भूल, भुलैया या बहकावे के संदर्भ में यह प्रयुक्त होता है। तो भूल और अव्वल प्रत्यय जोड़ा जाता है इसमें, तो भुलौवल बनता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बढ़िया। तो बढ़िया शब्द में मूल शब्द बढ़ यानी बढ़ना क्रिया से है। जब इसमें ईया प्रत्यय जोड़ा जाता है तो बढ़िया शब्द बनता है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि बढ़िया पर छोटी ई की मात्रा लगी है, इसलिए प्रत्यय भी छोटी ई वाली ईया होगी, न कि बड़ी ई वाली। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी से संबंधित और भी याद रख सकते हैं आप, जैसे कि घटिया, तो घट जोड़ ईया, फिर जड़िया, जड़ जोड़ ईया, फिर रसिया, फिर रस जोड़ ईया, फिर मुखिया का क्या होता है, तो मुँह, सॉरी मुँह हाँ होता है यहाँ पे, मुँह जोड़ ईया, इसका होता है मुखिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए झगड़ालू। तो झगड़ालू शब्द का निर्माण झगड़ा मूल शब्द में आलू प्रत्यय जोड़ने से हुआ है। तो प्रत्यय का आ जब ड़ में मिलता है तो वो अड़ा बन जाता है, तो लू अंत में जुड़ता है, अतः हमारा आलू क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। जैसे दयालु, दया जोड़ आलू, दयालु। कृपालु, कृपा जोड़ आलू। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनौती। तो मनौती मन्नत या मन्नत मानने की क्रिया है। तो शब्द में मूल शब्द मानना यानी मन है, और इसमें औती जोड़ा गया है, तो मन जोड़ औती। तो इसका प्रत्यय क्या हो जाएगा, इसका प्रत्यय हो जाएगा औती। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 96 से 100 के लिए है। निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर पत्रक में चिन्ह कीजिए। संकटों से वीर घबराते नहीं, आपदाएं देख छिप जाते नहीं, लग गए जिस काम में पूरा किया, काम करके व्यर्थ पछताते नहीं, कठिन पथ को देख मुस्कुराते सदा, संकटों के बीच वे गाते सदा, है असंभव कुछ नहीं उनके लिए, सरल संभव कर दिखाते वे सदा। इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं कि पद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। तो पूरे पद्यांश में बार बार वीर घबराते नहीं, संकटों के बीच वे गाते सदा, सरल संभव कर दिखाते हुए सदा कहकर वीर पुरुषों के गुणों, उनके स्वभाव और उनकी विशेषताओं का वर्णन किया गया है। अतः इसका अभ्यास का सबसे सटीक और प्रधान शीर्षक क्या होगा, वीर होगा। ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीर संकटों को देखकर क्या करते हैं। तो संकटों से वीर घबराते नहीं, आपदाएं देख छिप जाते नहीं। तो देखिए छिप जाते हैं, रोते हैं, सोते हैं, ये तीनों नहीं होगा। तो ऑप्शन हो गया हमारा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीर सभी कार्य को कैसे करते हैं। तो आप पद्यांश की जो तीसरी और चौथी पंक्ति है उसके अनुसार लग गए जिस काम में पूरा किया, काम करके व्यर्थ पछताते नहीं। तो सोचते हुए, छिपते हुए, मुस्कुराते हुए, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ई। 99 क्वेश्चन है वीर किसे देखकर मुस्कुराते हैं। तो वीर
कठिन पथ को देख मुस्कुराते सदा, संकटों के बीच वे गाते सदा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा कठिन पथ। लास्ट क्वेश्चन है कि आपदाएं शब्द का अर्थ क्या है। तो आपदा का अर्थ होता है अचानक आने वाली मुसीबत, संकट या विपत्ति। तो ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन ए। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कैलामिटी, कैलामिटी या फिर मिस फॉर्चून। तो बस इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।